1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1707 तक मुगलों का अखिल भारतीय साम्राज्य दिल्ली के आसपास कुछ किलोमीटर तक सिकुड़ कर रह गया था और वह भी 1857 तक समाप्त हो गया। उनके 3 बेटों मुअज्जम काबुल के गवर्नर, आजम गुजरात के गवर्नर और कामबख्श दक्कन के गवर्नर के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ। 1707 में जंजाओ में आजम और 1708 में हैदराबाद के पास कामबख्श को हराकर मुअज्जम मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने बहादुर शाह एक की उपाधि धारण की। बाद के मुगल सम्राटों का शासनकाल। बहादुर शाह एक 1707 से 1712 शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है। उसने औरंगजेब की कुछ संकीर्ण नीतियों को उलटने की कोशिश की और हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया। मराठों के प्रति आधी अधूरी नीतियां उन्होंने 1707 में छत्रपति संभाजी के पुत्र शाह को रिहा कर दिया। साथ ही मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार भी दिया, लेकिन चौथ का नहीं। वह साहू को मराठा शासक नहीं मानता था। राजपूतों के प्रति सम्मिलन नीति उन्होंने पहले 2 राजपूत प्रांतों पर शासन किया, जोधपुर मारवाड़ जिस पर अजित सिंह का शासन था, अंबर जयपुर जिस पर जय सिंह का शासक था, जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बाद में उन्होंने राजपूतों के साथ एक शांति समझौता किया और दोनों शासकों को पुनः राज्यों का शासक बना दिया, लेकिन उच्च मानस रैंक की उनकी मांग को खारिज कर दिया। बदले में उन्होंने मुगल साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। सिखों के प्रति बहादुर शाह का गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन गुरु की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह का ध्वज उठा लिया। मुगल सेना ने विद्रोहियों को हरा दिया और 1712 में सिखों द्वारा कब्जा किए गए किले लोहागढ़ पर कब्जा कर लिया। अन्य शासकों की ओर उन्होंने मुख्य छत्रसाल, बुंदेला प्रमुख और जाट चूरामन के साथ एक शांति समझौता किया। दोनों नेताओं ने बंदा बहादुर के खिलाफ शाह के साथ मैत्री कर ली। काफी खान ने उन्हें शाह बेखबर बिना सिर का सम्राट कहा, क्योंकि उन्होंने जागीर और पदोन्नति को बहुत प्यार से स्वीकार किया था। जहानदार शाह 1712 से 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदर शाह मुगल दरबार में शक्तिशाली रईस जुल्फिकार खान की मदद से मुगल सम्राट बना। जुल्फिकार को वजीर प्रधानमंत्री के पद से सम्मानित किया गया था। जहांदार जुल्फिकार के समक्ष एक कमजोर शासक और वास्तविक अधिकारी था। उसने जिज़ा को खत्म कर दिया। उसने साम्राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए राजपूत और मराठों के प्रति एक अनुकूल नीति को अपनाया। उन्होंने अंबर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी और उन्हें मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया। उसने अजीत सिंह को भी गुजरात का राज्यपाल बनाया और उन्हें मालवा की उपाधि दी। 1711 में उन्होंने मराठों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और डेक्कन क्षेत्र में चौथ को इकट्ठा करने का अधिकार दिया। इसमें मुगलों ने संग्रह किया और बाद में इसे मराठा अधिकारियों को सौंप दिया। यहाँ तक कि चूरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला से भी अपील की, लेकिन सिखों के प्रति सख्त नीति अपनाया। जुल्फिकार खान ने जगीरों और कार्यालयों की लापरवाही जांच और रखरखाव करके साम्राज्य के वित्त में सुधार किया। उसने मनसबदारों को अपने सैनिकों का आधिकारिक कोटा बनाए रखने का आदेश दिया। इजरा राजस्व खेती की प्रथा की शुरुआत की। आगरा में फर्रुखसियार ने जहांदर शाह को हराया। बाद में जुल्फिकार खान को मार दिया गया। फर्रुखसियर 1713 से 1719
सैयद भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से फर्रुखसियर सम्राट बने। सैयद ब्रदर्स को किंगमेकर के रूप में भी जाना जाता है। बदले में उन्हें वजीर मीर बख्शी के रूप में नियुक्त किया गया था। 1716 फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। 1717 ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया गया, जिसमें कंपनी को बिना कोई कर चुकाए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई। उन्होंने चिनकिलिच खान को निजामुल मुल्क की उपाधि और 7,000 का मनसब दिया। जुल्फिकार खान की तरह ही असली ताकतें सैयद ब्रदर्स के हाथों में रहीं। इसलिए सम्राट और सैयद बंधुओं के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 1719 में फर्रुखसियार को मार दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। फारूक के बाद सैयद ब्रदर्स मुगल सिंहासन के लिए दो युवा राजकुमारों फीउद्दराजत और रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय को लाए, जिनकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। अनवरत में रोहन अख्तर जहादार शाह के बेटे को 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि से मुगल सम्राट बनाया गया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और यहाँ तक कि कई स्थानों पर तीर्थयात्रा करों के साथ साथ जिज़्या को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने राजपूत, मराठों और जाटों और बुंदेलों के साथ सहयोग की नीति का भी पालन किया। सत्ता संघर्ष और अदालती राजनीति के कारण मोहम्मद शाह ने हुसैन अली 1720 की हत्या करके और हसनपुर 1720 में अब्दुल्ला खान को निजामुल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं के शासन को समाप्त कर दिया। निजामुल मुल्क को वजीर के रूप में 1722 में नियुक्त किया गया। 1724 निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उन्हें बेईमान घोषित किया और मुबारिज खान को राज्यपाल नियुक्त किया। 1724 सहकार खेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क ने मराठों की मदद से मुबारिज खान को हराया। 1725 में सम्राट ने निजामुल मुल्क को डेक्कन का गवर्नर नियुक्त किया और उसे आसफ जाह की उपाधि दी। 3 नए राज्य हैदराबाद, बंगाल और अवध की स्थापना हुई, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। स्वतंत्र राज्य मैसूर, केरल, राजपूत। नए राज्य बने मराठा, जाट, सिख। 1737 बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली की ओर मार्च किया और शक्तिशाली मुगल सेना को हराकर उस पर हमला किया। 29 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध नादिर शाह ने मुगल सेना को हराया और दिल्ली और मुगल की संपत्ति को लूटा। उन्होंने शाही सिंहासन, तख्त-ए-ताउस, मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया। मानपुर की लड़ाई 1748 उदास इस्माइली अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली को मुगलों के हाथों पराजित होना पड़ा। अहमद शाह 1748 से 54, 1749 और 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार आक्रमण किया। अहमद शाह ने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिया। गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क नए वजीर द्वारा निकाल दिया गया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया। वह इमादुल मुल्क द्वारा मारा गया। शाहजहां तृतीय 1759 से 60। 1760 में दिल्ली पर कब्जा करने वाले मराठों द्वारा अपदस्थ किया गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। 1759 में खुद को पटना में सम्राट घोषित किया। 2 कारणों से दिल्ली से बाहर 12 वर्ष बिताए।
पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार 1761। इस युद्ध में मराठा शाह आलम द्वितीय के साथ थे। नजीब खान रोहिल्ला ने खुद को दिल्ली का तानाशाह घोषित कर दिया, जिसकी मृत्यु 1770 में हुई। इस कारण उसे भगोड़ा मुगल सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। 1764 बक्सर का युद्ध। 1772 मराठों की मदद से शासक बने। 1788 गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1789 महादजी सिंधिया ने मेरठ में गुलाम कादिर को हराया और फिर से शाह आलम टू को सिंधिया के पेंशनर के रूप में बहाल किया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाह आलम ब्रिटिश पेंशनर बन गए। उन्हें दृष्टिहीन मुगल के नाम से भी जाना जाता है। फारसी में उन्होंने कहा, सल्तनते शाह आलम अज दिली तपालम। उन्होंने कविताओं का दीवान लिखा था और उपनाम आफताब से जाना जाता था। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837। उन्होंने पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में राजदूत के रूप में भेजा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उन्हें मेजर विलियम हडसन ने पकड़ लिया और उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह मुगल राजवंश का अंत हो गया। पतन के कारण। औरंगजेब की नीतियां। विस्तार की नीति। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य में इतना विस्तार हुआ कि राज्यों के प्रभावी नियंत्रण में समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे शासन की नींव कमजोर होती गई। धार्मिक नीति। औरंगजेब अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। उसने जजिया कर 1679 लगाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसने बहुसंख्यक हिंदू आबादी और मुगल साम्राज्य का समर्थन करने वाले हिंदू शासकों की भावनाओं को आहत किया। दक्कन पॉलिसी। औरंगजेब ने दक्कन में निरंतर युद्ध किया, जो 27 वर्षों तक चला। इस अभियान ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया। वह बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 को परास्त करने और छत्रपति संभाजी 1689 को मारने में सफल रहा, लेकिन दक्कन में इन मुस्लिम राज्यों की विजय ने मुगलों के साम्राज्य का प्रतिरोध करने के लिए मराठों को अवसर प्रदान किया। औरंगजेब मराठों के प्रतिरोध का मुकाबला करने में विफल रहा और यह विद्रोह उसके लिए एक घाव बनकर रह गया। यह कहा जाता है कि दक्कन की चोट मुगल साम्राज्य के लिए उतनी ही घातक थी जितनी नेपोलियन के लिए स्पेनिश चोट। राजपूत समर्थन की कमी। राजपूतों ने भारत में अस्तित्व के लिए मुगल साम्राज्य को एक मजबूत समर्थन प्रदान किया। औरंगजेब की संदिग्ध प्रकृति और हिंदुओं के प्रति उसकी असहिष्णु धार्मिक नीतियों ने मुगलों के प्रति राजपूतों की वफादारी को तोड़ दिया। मुगल कुलीनता का पतन। सैयद बंधुओं और जुल्फिकार खान जैसे रईसों ने निष्ठावान मुगल कुलीनता को जन्म दिया, जिसने प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया। दरबार में अलग अलग गुट का होना। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में दरबारी राजनीति का उदय हुआ। रईसों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था, जैसे तुरानी बटा मध्य एशियाई पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी आदि। इन समूहों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम किया। मराठों का उदय। 1737 में दिल्ली की ओर मराठों का कूच, युद्ध और राजनीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सैन्य कमजोरी। 1737 में दिल्ली की ओर मराठों का एक अभियान और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल सैन्य कमजोरियों को उजागर किया। आर्थिक दिवाला।
औरंगजेब की नीतियों और बाद के मुगल शासकों ने मुगल साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद अन्य मुगल शासकों में अद्भुत क्षमता और इच्छा शक्ति का अभाव था। मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकार के लिए निरंतर युद्ध ने न केवल एक साम्राज्य की स्थिरता को बिगाड़ दिया, बल्कि आम जनता और क्षेत्रीय शासकों के बीच अविश्वास भी उत्पन्न की। अन्य तथ्य। जजिया कर। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं की सुरक्षा के बदले में हिंदुओं पर कर लगाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। जागीरदार। वे न्यायिक संबंधों में भूमि पत्रों के धारक थे। उन्होंने वंशानुगत अधिकारों का आनंद लिया। जमींदार। वे पारंपरिक भूमि के मालिक थे, जिनका एकमात्र कर्तव्य राजस्व एकत्र करना था। वे वंशानुगत अधिकारों का आनंद लेते थे। इजरा खेती बंगाल में लाई गई। इस प्रणाली के तहत जिन किसानों के पास खेती के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं थे या कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती नहीं कर सके थे, उन्हें इजराह से तीसरे वर्ग में भेजा गया, जिसे राजस्व किसान या बिचौलिए कहा जाता था। राजस्व अधिकारी या उनके रिश्तेदार इजराह पर जमीन लेने वाले नहीं थे। अधिकारियों को उम्मीद थी कि ये राजस्व किसान खेतीहर किसानों से आवश्यकता से अधिक भूमि राजस्व नहीं वसूलेंगे। किसान कुल संग्रह का 9वां या 10वां भाग राजस्व के रूप में देते थे और शेष रख लेते थे। सैयद बंद हिंदुस्तानी पार्टी से संबंधित थे। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है।